हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ पेपर CSIR नेट दिसंबर 2024 वाला डिस्कशन करने के लिए। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जून वाला, ऑल्सो दिसंबर वाला 2025 का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और इसके साथ ही हमने गेट वाला जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उसको भी हमने अच्छे तरीके से डिकोड किया था, किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रखे हैं और उनको किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं या डील कर सकते हैं उनके साथ। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 दिसंबर 2024 वाला पेपर। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। पार्ट बी के अंदर किस तरीके से आ रहे, देखो जो ये पेपर है हम उसको देखेंगे इस वे में कि क्वेश्चन वाइज चलेंगे हम कि डायरेक्ट क्वेश्चंस। इससे नेक्स्ट फिर हम जब पेपर करेंगे, जो भी करेंगे जून वाला या फिर दिसंबर 2023 वाला जो भी पेपर हम करेंगे, उसमें हम लेंगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अप्रोच, राइट। कि सब्जेक्ट वाइज अब देखते हैं किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, फिर अगर हमें लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने को लगेगा या फिर आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन हम लेंगे। तो अलग अलग वे अप्रोच करेंगे, लेकिन फाइनल हमारा जो मोटिव होगा वो यही होगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके जून से पहले उतने ज्यादा क्वेश्चन हम डील करें। Okay, so without any delay, let's start our paper. So question number 31, 30 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 31 में था एन इलेक्ट्रॉन इज इन द स्पिन स्टेट, साइन स्टेट दे रखी है 1/5, 3i और 4 इन द SZ basis a measurement of Sx is made on this state, the probability of getting h cut by 2 and minus h cut by 2 are। so हमें वेव फंक्शन दे रखा था 1/5, 3 आइटा एंड 4, राइट। और किसके अंदर दे रखा है ये? SZ बेसिस के अंदर, SZ बेसिस। पूछा किसमें है? SX में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि SZ को SX में चेंज करना है या फिर SZ को, मान लो ये अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसने पहले पूछा है SX बेसिस के अंदर जो कि ये पूछ के चल रहा है, हम अपनी तरफ से निकालेंगे। अगर मान लो कि SY बेसिस के अंदर पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों अप्रोच हम लेके चलेंगे ना, जो इसने पूछा है वो और जो पूछ सकता है वो, दोनों के दोनों हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। सो पहला निकालते हम SZ बेसिस के अंदर, SX बेसिस। सो हमें पता है SX बेसिस और SZ बेसिस के अंदर जो रिलेशन होता है कि फॉर द प्लस SX के लिए, और प्लस हमारा क्या होता है ये 10, ये भी आपको पता ही होगा। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/√2 और प्लस प्लस माइनस, ये किसमें होता है हमारा SZ बेसिस के अंदर और वो होता है हमारा XX बेसिस के अंदर। ऐसे ही अगर हम माइनस की बात करें x के अंदर, सी हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस माइनस, ये है ना। अभी जैसे कि हम मान लें कि x में निकाल रहे हैं, x y के अंदर अगर हम निकालें तो x y के अंदर क्या हो जाएगा, S y बेसिक्स के अंदर प्लस x के लिए हो जाएगा 1/2 प्लस प्लस आयोटा माइनस, और S माइनस y के लिए हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस आयोटा माइनस। ठीक है, ये हो गया। निकालनी हमें क्या है? प्रोबेबिलिटी। हमें पता है इसके रिलेटेड जो आता है वो आता है हमारा प्लस h कट बाई 2 और इससे जो आता है वो आता है माइनस h कट बाई 2, ये हमें पता है। तो जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग h कट बाई 2, सो ए पॉइंट हो जाएगा गेटिंग h कट बाई 2 के लिए हो जाएगा हमारे पास प्लस x बेसिस में, है ना, साइन, और जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, ये वाली चीज दे रखी है हमें। ऑलराइट, सो इसके अंदर यहां पे पहले निकाल लेते हैं, सिंस x बराबर 1/√2, ये हो जाएगा 10 का मैट्रिक्स प्लस 0 1, सो ये अपना बन जाएगा 1/√2 1 1। ऐसे ही माइनस का जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 और 10 माइनस 0 1,
सी हो जाएगा 1/√2 1 और -1। सो पहले तो हम ये निकालते हैं, तो ये किस में दे रखा है हमें, कैट में, और ये चेंज करने में ब्रा के अंदर। सो 1/√2 1 1 और ये आ जाएगा साइन 1/5 3 आयोटा 4 का स्क्वायर। यहां से जब करेंगे तो 1/√2 का क्या हो जाएगा 2 और 5 का क्या हो जाएगा 25। सो बाहर आ जाएगा 50। 1 और इसको करेंगे तो 3i + 4 का होल स्क्वायर। सो 1/50 इनटू में इसका जब होगा तो 3 का हो जाएगा 9 प्लस में इसका हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ऐसे ही जब हम निकालेंगे माइनस के केस के अंदर, सो माइनस के लिए हम निकालेंगे, देखो एक चीज और याद रखना जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें करना। जब माइनस के लिए निकालेंगे एक्स और साइन एंड इसका होल स्क्वायर, सो ये होगा हमारे पास वही अगेन 1/50 तो आएगा, प्लस में अंदर यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1, ये आ जाएगा 3i और 4 का स्क्वायर। सो 1/50 और ये आ जाएगा 3i - 4 का होल स्क्वायर। सो 1/50 9 + 16, सो 1/2। सो देखो जब भी ऐसा केस आए कि 3i + -4 या कुछ भी आ जाए आयोटा के केस के अंदर, लाइक ऐसे a ± आयोटा b, आगे पीछे से डजंट मैटर क्योंकि ये मॉडुलस ले रहा है। जब भी ऐसा केस आए ना तो उस केस के अंदर याद रखना हमेशा +h² और -h² दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होती है। कब, ओनली इस केस के अंदर जब a ± आयोटा b का केस हो, ठीक है। सो इनको बोलते हैं इफ कोफिशिएंट्स आर इन सिमेट्रिक फॉर्म्स एंड देयर मॉडुलस आर सेम देन प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20 जो हमसे पूछा गया था, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 1/2 एंड 1/2। ये तो था हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था एस एक्स बेसिस के अंदर। अब हमें निकालना है किसमें, एस वाई बेसिस के अंदर। अलग से क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा में क्वेश्चन वो देखते हैं। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा, ये कर लीजिए। देन इधर हम करते हैं सो एक्स वाई के अंदर क्या दे रखा है हमें, प्लस वाई के लिए 1/√2 और यहाँ पे है 1 0 प्लस आयोटा 0 1। सो मैट्रिक्स इसके लिए बन जाएगी 1/√2 1 और आयोटा। ऐसे ही जब -y के लिए आप निकालोगे सो ये होती है 1/√2 1 और आयोटा जो कि होता है माइनस में, है ना। कुछ नहीं करना, सेम इसकी तरह निकालना है। पहले निकालेंगे +h² के लिए तो प्लस y के अंदर एंड ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, सी हो जाएगा 1 में वही 50 तो बाहर आएगा जिटिज, और अंदर बचेगा यहाँ पे 1 माइनस आएगा। जब हम कैट को जब ब्रा में चेंज करते हैं, मतलब ये जो कैट है इसको जब हम ब्रा में चेंज करेंगे सो कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। आयोटा का क्या हो जाता है, माइनस आयोटा, ये आपको पता होगा। ये हो जाता है 3i और 4 का होल स्क्वायर। सो 1/50 ये हो जाएगा हमारे पास 3i माइनस में 4i का होल स्क्वायर जो किया जाएगा 1/50, क्योंकि यहां से जाएगा अंदर आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, किसके लिए आया ये वाला है हमारा +h² के लिए। फिर आता है -h² के लिए। सो फॉर -h² वी गेट -y साइन का स्क्वायर इक्वल्स में 1/50 एज इट इज, एंड यहां से आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये बचेगा हमारे पास 3 आयोटा, सॉरी ये प्लस आएगा हमारे पास प्लस के लिए। सो ये प्लस आएगा और 7 बचेगा तो इनटू में आ जाएगा 49, तो ये हमारा ये आ जाएगा 49/50। सॉरी 4 + h² -h² के लिए आएगा का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/50 एंड 3i - 4i का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/50 इसका आंसर। सो फॉर x के लिए निकालेंगे अपन, तो x के केस के अंदर हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। सेम कब होगा, जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम हो। अब देखना यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म नहीं बन रही थी, a प्लस आइटा b वाली फॉर्म हमारी बनी ही नहीं रही है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे वो वाली फॉर्म बन रही थी, तो हमने डायरेक्ट कर लिया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, दोनों की इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन सोल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। अब मान लो कि आपके पास एस जेड के लिए निकाल देते, तो एस जेड के लिए भी आप इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एस जेड यहाँ पे तो हमने क्या किया है, इनको ये वाला निकाला। एस जेड के लिए जब निकालेंगे तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के लिए जाएगा 1 और 0, और माइनस के लिए जाएगा 0 और 1 डायरेक्ट। तो अगर आपसे एक्स जेड के अंदर पूछेगा तो उसको भी आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। तीनों तरीके से हो गया। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जो कि स्पिन से इस क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन से बन सकता है ना। सो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने पहले ही बोला था जैसे कि इस क्वेश्चन में हम इस पेपर को हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दे रखे है वो प्लस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, मतलब एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं लैंग्वेज चेंज करके, उन सभी क्वेश्चंस को हम उसी तरीके से हैंडल करेंगे इस पेपर के अंदर, राइट। सो पेपर का थंबनेल बेसिकली हमारा यही होगा कि सीएसआईआर का पेपर है, बट एक्चुअली जो वर्थ होगा इसके अंदर वो इस वीडियो के अंदर होगा कि हम किस तरीके से पेपर को क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 32 में था टू नॉट इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल each of mass m are placed in a two-dimensional infinite square well of side L. The single particle spatial wave function is given by. So ये दे रखा है where nx and ny are positive integer. If the particle are in a total spin j equals to 1 or m equals to 0, the lowest possible energy eigenvalue is. So इसने हमें given करके दे रखा है, एक तो two non interacting ideal आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल दे रखा है, तो मतलब स्पिन दे रखी है हमें 32, स्पिन दे रखी है 1/2 एंड द फंक्शन जो दे रखा है 5, वो हमें दे रखा है यहाँ पे 2/L साइन nx by L और साइन n/y by L। ऑल्सो वी नो दैट कि ये जो फंक्शन है, मतलब स्पिन अगर हाफ है तो केस किसका आएगा, नॉन इंटरेक्टिंग के केस के अंदर दो केस होते हैं हमारे पास, एक बोजोन्स वाला केस होता है, एक फर्मियोन्स वाला केस होता है। बोजोन्स वाले केस के अंदर जो स्पिन होती है वो किस में होनी चाहिए, इंटीजर मल्टीपल में होनी चाहिए, बट इन द केस ऑफ फर्मियोन्स उसके अंदर स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीजर। सो ये वाला किसका केस है यहाँ पे, फर्मियोन का, फर्मियोन्स। कौन सा केस हो गया हमारे पास, ये फर्मियोन्स वाला केस हो गया, है ना, ठीक है। वेयर nx एंड ny आर पॉजिटिव इंटीजर इफ द पार्टिकल आर इन टोटल स्पिन, हमारे पास टोटल स्पिन भी दे रखी है यहाँ पे j बराबर 1 और m बराबर 0। सो द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू इज सिंगल पार्टिकल स्पेशल वेव फंक्शन। ये जो वेव फंक्शन दे रखा है ये सिर्फ किसमें दे रखा है हमें, स्पेशल पार्ट का है ये वेव फंक्शन किसका है, ओनली स्पेशल पार्ट का है, ठीक है। टोटल स्पिन स्टेट j बराबर 0, स्पिन स्टेट j बराबर 0, और स्पिन स्टेट में j बराबर 0 के केस के अंदर हमारा कौन सा आता है, ये ट्रिपलेट, पता था। जब 0 होता है तो वो होता है हमारा सिंगलेट, और 1 पे क्या होता है हमारा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के केस के अंदर मैंने बताया था जो स्पिन वेव फंक्शन होगा, ट्रिपलेट के केस के अंदर स्पिन जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, एक सिंगलेट था, सिंगलेट क्या था 1/2 और -1/2 जो स्पिन होगी, तो उसके अंदर दोनों की स्पिन क्या है, अलग अलग है, मतलब एंटीसिमेट्रिक है। बट यहाँ पे ट्रिपलेट के केस के अंदर 1/2 + 1/2 होता है तब 1 बनता है, तो मतलब ट्रिपलेट के केस के अंदर दोनों स्पिन हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल स्पिन के अंदर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो वेव फंक्शन होगा क्या होगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन, है ना, ठीक है। फर्मियोन का केस है, टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, साइन स्पेशल इनटू में साइन साइन स्पिन। अब स्पिन वाला हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो स्पेशल वेव फंक्शन अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉन स्पिन होना चाहिए, मतलब सॉरी ये हमारा क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास एल की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो कि सिमेट्रिक ना हो। तो
उसके केस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जा रहा है, कौन सा, वेव फंक्शन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है दो अगर पार्टिकल है ना S1 S2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे स्पिन अप है तो दूसरा वाला जाएगा वो क्या होगा, स्पिन डाउन होगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस वन स्पिन डाउन है ही नहीं, सो सेकंड हमारा कहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। इसके केस के अंदर 2D का केस है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, एक हो जाएगा 1 स्टेट और दूसरी हो जाएगी 1 और 2 स्टेट या 2 1 स्टेट, जो भी हमारा भर चुका है ये। किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से कि ये जो टोटल स्पिन दे रखी है J बराबर 1, अगर J बराबर 0 हो, अगेन दो क्वेश्चन आ गए हमारे पास डिफरेंट। अगर J बराबर 0 मतलब टोटल स्पिन हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 0 हो, तो ये केस किसका बन जाएगा, सिंगलेट का। और इन द केस ऑफ सिंगलेट हम जानते हैं स्पिन स्टेट क्या होती है, स्पिन क्या होती है, एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है ना। और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के अंदर दोनों के दोनों हमारे किस में भरे जाते हैं, फिर वो इसके अंदर भरे जाते हैं। सो पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो देखते हैं, एंड देन जो हमें आ रहा है वो देखेंगे। सो यहां से एनर्जी हमें पता ही है क्या होती है 2D केस के अंदर, nx² ny² π² h² अपन में 2ml²। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इनटू में nx का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनटू में π² h² अपन में 2ml² प्लस इस वाले केस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, 1 का होता है 1 और 2 का क्या होता है 4 इंटू π² h² अपन में 2ml²। सो ये हो जाएगा 2, यहां से 2 आया और यहां से जाएगा 5 प्लस 5 π² h² अपन में 2ml²। सो ये हो जाएगा E बराबर 7 π² h² अपन में 2ml²। क्या है ये हमारे पास, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ऑलराइट, ठीक है। अगेन वही, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाए सिंगलेट वाला केस, तो सिंगलेट वाले केस के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां पे भरे जा रही है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए जब निकालेंगे तो ग्राउंड स्टेट इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, सो ई ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 into n1 nx² ny² की वैल्यू 1 1, सो 1 + 1 इंटू में π² h² अपन में 2ml²। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 2 2 जा 4 4 π² h² अपन में 2ml²। सो ई ग्राउंड स्टेट हमारे पास आ जाएगा 2 π² h² अपन में ml²। ये इसके लिए क्या जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी व्हेन द टोटल स्पिन इज सिंगलेट स्टेट। इन द केस ऑफ सिंगलेट के लिए हमारे पास ये आएगा, एंड इन द केस ऑफ ट्रिपलेट उसके लिए केस हमारे पास ये आएगा। तो दोनों के लिए आपको याद रखनी है, और आई होप दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको। ये ऑप्शन भी दे रखा था क्वेश्चन में और ये ऑप्शन भी दे रखा था, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग होने का चांसेस ज्यादा थे, है ना। और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर ये चीजें आप नेग्लेक्ट कर देते हो, यहाँ पे सिर्फ इतना सा पार्ट नेग्लेक्ट करने चाहिए, इतना सा पार्ट नेग्लेक्ट करते ही आपका आंसर जो करके आए होंगे यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी, ये वाला आंसर। बट यहाँ पे हमें यही चीज देखनी थी कि ट्रिपलेट के केस के अंदर दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और सिमेट्रिक के केस के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट में भरे जाएंगे। अलग अलग स्टेट में जो भरे जा रहे हैं वो किसकी वजह से भरे जा रहे हैं, ये वाले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है, इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका अच्छे से डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है, एएमपी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। सो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32, कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 34 में है a narrow horizontal slit, a grating spectrometer in vacuum illuminated by 500 nanometer light given a first order spectrum at an angle of 20 degree
when the vacuum chamber is filled with argon gas at pressure P, this angle, ठीक है। सो देखो हमें यहाँ पे देखिए क्या रखा है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देख रखा है वेवलेंथ दे रखी है लैम्बडा बराबर 500 नैनोमीटर, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है एम बराबर फर्स्ट, एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 20 डिग्री, ठीक है। व्हेन द वैक्यूम चैम्बर इज फिल्ड विद आर्गन गैस एट प्रेशर P, द एंगल क्या होगा, अभी के लिए ये क्या है वैक्यूम के अंदर है, जब हम इसके अंदर आर्गन गैस भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी मीडियम के अंदर हो जाएगा, और मीडियम के अंदर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वैक्यूम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू से करेंगे, वो क्या होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होगा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि ग्रेटर देन होगा म्यू नॉट। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में हमें जस्ट क्या करना है, थीटा दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है, हमें देखना है यहाँ पे ब्रैग लॉ क्या होता है, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ से हमें पता है 2d साइन थीटा होता है बराबर n लैम्बडा, थीटा का पूछा है इसने बेसिकली यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के अंदर रिफ्लेक्स, मतलब d हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लैम्बडा हमारे पास यहाँ पे है कांस्टेंट रहेगा, सो चेंज जो हो रहा है वो ये क्या पे हो रहा है साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू n, n कांस्टेंट सॉरी लैम्बडा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है c बाई वी या v बराबर c बाई म्यू। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी की क्या होगी डिक्रीज होगी, मतलब इफ म्यू इंक्रीज v क्या होगी डिक्रीज। सो हमारे पास एट म्यू नोट अगर v है, सो एट म्यू जो v होगा v प्राइम होगा वो क्या होगा लेस देन क्या होगा v से, मतलब ये क्या होगा तरंगदैर्घ्य क्या होगी सॉरी लैम्बडा क्या होगा, अरे सॉरी वेलोसिटी क्या होगी मीडियम के अंदर उसकी कम होगी, ठीक है। एक तो ये था, सेकंड चीज हमें देखना है रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड लैम्बडा। सो वेलोसिटी और लैम्बडा का इतना सा कॉन्सेप्ट होता है कि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, बस तरंग दैर्घ्य की क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। सो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सो उस केस के अंदर लैम्बडा भी क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर लैम्बडा डिक्रीज होगा तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा थीटा भी क्या होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो थीटा भी क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। तो समझ में आ गया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है सो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तरंग दैर्घ्य या फिर बोल सकते हैं वेवलेंथ हमारी क्या होगी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी दैट मीन की जो एंगल होगा वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। सो ऑप्शन क्या था इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गलत हो गया यहाँ पे, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हाँ थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है जो हमने किया है अभी ना। थर्ड ऑप्शन डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन आर्गन गैस, डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो ठीक है, नहीं सॉरी कहाँ ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से एक और आ जाएगा जो ये होगा म्यू, ये क्या होगा इंक्रीज होगा, क्यों क्योंकि लैम्बडा की क्या होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन द आर्गन। फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस फॉर्मूले के अंदर, हमें जस्ट देखना है वेवलेंथ एंड थीटा के बीच में रिलेशन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, थ्योरेटिकली आंसर था, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी हमारा किसमें था ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33 भी ऑप्टिक्स का जो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी हमारा ऑप्टिक्स का रहने वाला है। इसके अंदर था व्हेन ए फोटोग्राफिक फिल्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट cause the film to turn dark after chemical processing. A photographic film of thickness 50 nanometer is kept inclined to a shiny metal surface at an angle of 0 theta equals to 0.01 radian as shown in the figure. After exposing these films to a linear polarized beam of light of wavelength 500 nanometer incident normally to the metal surface, it developed periodic bright bands. We can explain this observation as a proof of.
सो बेसिकली यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि ये हमारे पास कोई फिल्म है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा दे रखा है, अगर कोई लाइट यहाँ से आ रही है, सो लाइट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये हमारा इसके केस के अंदर क्या होता है नॉर्मल। सो इसके केस के अंदर ये लाइट यहाँ जाएगी कुछ, और कुछ लाइट यहाँ पे क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट जो लाइट हुआ है ये वाली, अब इस लाइट के अंदर भी क्या होगा, ये एक्सपोज होगी, मतलब बाहर की तरफ जाएगी। तो ये इस तरीके से है, एंड लाइट किस तरीके से आती है हमारी ऊपर की तरफ से आ रही थी। सॉरी, जो रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ ही थोड़ी होता है, रिफ्लेक्शन हमारा ऐसे होगा, कुछ ही नीचे जाए कुछ इस तरीके से, और ये जो यहाँ पे होगा ये भी क्या होगा रिफ्लेक्ट होगी। अब इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहां से लाइट आई है, कुछ यहां से गई, कुछ यहाँ पे गई, फिर ये वाली यहाँ पे गई, एंड देन यहाँ पे गई, और ये भी नीचे की तरफ निकलती है। हमें देखना जस्ट क्या होगा यहाँ पे। सो ये वाला हमने पढ़ा था, और इसके अंदर जहां पे मिलते हैं, जहां पे अगर इक्वल फेज पे मिले, इक्वल फेज पे अगर मिलते हैं तो वहां पे हमें मिलती है ब्राइट लाइट, ब्राइट फिल्म्स, और जहां पे अनइक्वल लाइक ओड फेज डिफरेंस पे अगर हमें मिलती है तो वहां पे होती है हमारी डार्क फ्रिंजेस। सो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंटरफेरेंस वाला, इंटरफेरेंस दैट मीन कि दोनों कहाँ पे मिल रही है। तो डिफ्लेक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरफेरेंस था, और इंटरफेरेंस किसकी वजह से था, इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। सो यहाँ पे जाएगा इंटरफेरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, सरफेस ऑफ दिस मेटल, ये वाली। सो इंसिडेंट वाली ये वाली, एंड देन इसकी, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस होगा उसकी वजह से। सो इजी क्वेश्चन था, जब आप ऑप्टिक्स का देखेंगे हम ये वाला, तो वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जहां पे सीधा समय पता होता है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एंड इन दिस क्वेश्चन हमें दो चीजें देखनी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर। आ जाइए, अगर थोड़ा स्पीड में लगे तो बता देना, और बाकी धीरे लगे तो आप इस वीडियो को स्पीड में कर लेना थोड़ा ना, ताकि आपके लिए भी कंफर्टेबल हो और मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो। सो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है a sphere with uniform charge and mass density having total charge q and mass m rotate about an axis through its center with angular velocity omega. The ratio of its magnetic dipole moment to its angular moment is, कंडीशन हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है कि ये वाला पूरा है स्फेरिकल शेप, इस तरीके से मान लो इसकी रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हमारा क्या हो रहा है ओमेगा। अब पूरे का ना लेके हम क्या लेते हैं, छोटे पार्ट ले लेते हैं, मतलब छोटा रिंग लेंगे वहां पे, यहाँ पे कि मान लो ये रिंग है यहाँ पे एक, ठीक है, इस रिंग के लिए अलोंग लेंगे हम यहाँ पे, इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है इस बॉक्स की, वो मान लेते हैं यहाँ पे इसका आर, कैपिटल आर। चार्ज दे रखा है इसका, टोटल चार्ज क्यू, टोटल मास दे रखा है हमें एम, about an axis through its center with angular velocity omega, the ratio of magnetic dipole moments and this one. ठीक है, सो ठीक है करते हैं। देखो पहली चीज इसने दे रखी है कि जो मास डेंसिटी है या चार्ज डेंसिटी है जो वो क्या है यूनिफॉर्म है, और चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है क्यू बटा 3 पाई, ये रेडियस माना 3 तो पाई आर क्यू। मास डेंसिटी जो है रो एम, वो क्या हो जाएगी हमारे पास टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यू। सो ये रिलेशन हम क्या करेंगे बाद में यूज करेंगे, ठीक है, यहां से जाएगा क्यू बाय एम, इस रिलेशन को हम बाद में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा कहां पे यूज करना है। पहले दो चीजें निकालनी है, एक निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक चीज निकालनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड द सेकंड चीज इज एंगुलर मोमेंट। छोटी सी एक रिंग मान रहे हैं हम यहाँ पे, पूरा ना लेके छोटा सा पार्ट ले रहे हैं रिंग ये वाला ना, और फिर इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे और टोटल आ जाएगा। सो लेट्स टेक a ring, so magnetic dipole moment,
सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डी म्यू इक्वल्स में ये हमारा होता है, अगर आपने निकाला होगा तो डी आई एंड क्रॉस एरिया। डी आई चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी हाँ करंट को क्या बोल सकते हैं, डी क्यू अपॉन में टोटल टाइम टी इनटू में रिंग का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, या डेल म्यू बराबर डी म्यू बराबर यहाँ पे टी क्या होता है, टी होता है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा, से ये हो जाएगा हमारे पास डी क्यू डिवाइड्स में 2 पाई बाय ओमेगा पाई आर स्क्वायर, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर डी क्यू, या यहां से जब इसको करेंगे हम सो ये आ जाएगा कंप्लीट के लिए म्यू बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर डी क्यू। ठीक है, ये चीज है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड थिंग हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम। सो इन द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी यहां से एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डीएल छोटे पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, सो ये होता है हमारा बेसिकली आर, तो कांस्टेंट है डॉट वी, चेंज किस में हो रहा है मास में, सो डीएम, या एल जब टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा आर वी डीएम। आर क्रॉस पी होता है ना एंगुलर मोमेंटम, तो पी का क्या होता है एम वी, वी कांस्टेंट मान रहे हम एंगुलर वेलोसिटी, और वी कांस्टेंट मान रहे लीनियर वेलोसिटी, एंड एम हमारे पास नॉर्मली होगा जो, सिंस इसका रिलेशन होता है आर ओमेगा, किसका, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है, वी इक्वल्स में आर ओमेगा, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा डीएम। ठीक है, अब निकाला इसने, क्या बोला इसने, रेशियो, सो म्यू अपॉन में एल बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर डी क्यू, और यहाँ पे रेडियस हम लेके चलते कैपिटल आर, आर स्क्वायर ओमेगा डीएम, इतना सा रेशियो है। आर ओमेगा आर स्क्वायर कांस्टेंट है, रिंग के लिए ले रहे हैं नॉर्मली कांस्टेंट ले रहे हैं, रेडियस जो ले रहे हैं उसकी कांस्टेंट रेडियस है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो यहां से क्या जाएगा 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड्स में ओमेगा आर स्क्वायर इनटू में क्यू, कंप्लीट चार्ज कितना है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ना कि इसका वॉल्यूम कितना है, कंप्लीट चार्ज कैपिटल क्यू और कंप्लीट मास एम, सो म्यू बाय एल हमारे पास कितना आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये बचेगा हमारे पास क्यू अपॉन में 12। आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं अगर आपको याद कर सकते हैं तो, ये आई थिंक आपके क्वेश्चंस आ चुका है काफी बार, एक इसमें आया था, एक आरपीएससी के एग्जाम में आया था, और गेट के में भी आया था आई थिंक, नॉट श्योर, जब करेंगे तब देखेंगे, तो गेट में भी आया था, तो ये आप रिलेशन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो यू शुड नो अबाउट दिस। बाकी कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछे तो यहाँ पे हमें ये करना है डी आई अपॉन डी आई डॉट ए, एरिया जो भी पार्ट ले रहे उसके अकॉर्डिंग एरिया जाएगा, डी आई हर जगह यही करना है, जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है डी आई करना है, डी आई को डी क्यू अपॉन में टी करना है, टी की जगह में 2 पाई अपॉन में ओमेगा रखना है। फिर चार्ज को तो हम किसी तरीके से डील कर सकते हैं, चार्ज लाइक वेल उसके टर्म में, डेंसिटी टर्म में भी हम यूज कर लेते हैं, लाइक मान लो कि अगर स्फीयर के लिए कर रहे हैं तो रो डीवी, एंड अगर हम यूज कर रहे हैं इसको सरफेस के लिए तो सिग्मा डी एस, एंड इन द केस ऑफ लाइन चार्ज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा लाइन के लिए लैम्डा डीएल। सो हम किसी भी वे के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे जस्ट मास को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था आंसर, आई होप आपको कर लिया होगा, कर लीजिए इसको भी, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इजी क्वेश्चन था, आराम से होने लायक तो नहीं था, बट हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस थी तो आराम से कर सकते थे। इसके अंदर और बाकी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, जो क्वेश्चन बनता था वो यही था कि आपको डाइपोल मूवमेंट पूछ लेगा किसी भी कंडीशन में। देखिए तो डाइपोल मूवमेंट किसी भी कंडीशन के अंदर अगर हमें पता है कि चार्ज कैसे निकाल सकते हैं तो उसका डाइपोल मूवमेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं डी आई डॉट ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 एंड इन दिस क्वेश्चन ये था
An isolated box of volume V contains 5 identical but distinguishable and non-interacting particles. The particle can either be in the ground state of zero energy or in an excited state, that is doubly generated. There is no restrictions on number of particles that can be put in a given state. That means कि ग्राउंड स्टेट में कितने भी रख सकते हैं या फिर एक्साइटेड स्टेट में भी हम कितने भी एटम्स रख सकते हैं. The number of accessible microstates corresponding to the macrostate of the system with energy E equals में 2E. So इसने हमें कंफ्यूज किया जस्ट कि इसने ये भी दे दिया कि एनर्जी उसकी 2E होना चाहिए. दूसरी चीज इसने ये भी बोली है कि कितने भी पार्टिकल रख दो. तो कंडीशन क्या थी हमारे पास? एक ग्राउंड स्टेट हमें दे रखी है जिसकी एनर्जी 0 है. दूसरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जो कि डबली डिजेनरेट है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डबली डिजेनरेट और इसकी एनर्जी क्या है? E. अब देखो डिजेनरेसी का केस है एक चीज. दूसरा मैक्सिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 2E. दैट इज कि मैक्सिमम एनर्जी अगर 2E है और ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टिकल आ सकते हैं? सो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पार्टिकल मैक्सिमम 2 पार्टिकल ही आ सकते हैं अगर एनर्जी हमें कंस्टेंट कर रखी है. हाँ, अगर एनर्जी कंस्टेंट नहीं होती कि लाइक कोई भी एनर्जी मान लो फिर बाद में हमें माइक्रोस्टेट बताने तो फिर हम कितने भी कर सकते हैं, है ना. बट यहाँ पे एनर्जी को क्या कर दिया? कंस्टेंट कर दिया इसने कि इतने ही पार्टिकल यहाँ पे आ सकते हैं. सो इसने क्या बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने पार्टिकल आ सकते हैं? 2 पार्टिकल्स. और यहाँ पे कितने आएंगे? 3. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जब पूछे ऐसे केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट. सो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल कितने हैं? 2. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट इनटू में डीजेनरेसी जो हमें दे रखी है यहाँ पर डबल डीजेनरेट है. डीजेनरेसी जी से इसको नोट करते हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल्स. इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये होता है हमारा n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इनटू में जी n. ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल. और अगर ये डिस्टिंग्विशेबल है तो ये हमारा किसका है? मैक्स बोल्ट्जमान. ठीक है. अगर ये डिस्टिंग्विशेबल की जगह इनडिस्टिंग्विशेबल देता तो फिर वो हमारा था बोसॉन्स और फर्मियोन्स का केस. सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस केस के अंदर n कितना दे रखा है? 5. सो 5 फैक्टोरियल n 2 फैक्टोरियल और ये जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू डिजेनरेसी डबल ही है 2 की पावर 2. सो ये जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4. सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां से बचेगा हमारे पास 2 से ये गया तो 5 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 40. तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितना आ जाएंगे? 40. कौन सा केस था ये? फर्मी डिराक. अब हमने क्या बोला? ये तो हमसे किसमें पूछा गया है. अब हम करेंगे जो हमसे पूछा नहीं गया है. पहला होता है इसके अंदर कि ठीक है एक्सक्लूडिंग स्पिन एंड इंक्लूडिंग स्पिन और एक्सक्लूडिंग स्पिन. सो स्पिन अगर है और स्पिन नहीं है तो उस केस के अंदर किस तरीके से निकालना है वो चीजें हमें देखना है. एक केस था. सेकंड केस अगर दे दे इसने कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, क्या दे? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. उसमें भी 2 केस होंगे. ये होगा एक्सक्लूडिंग स्पिन, मतलब स्पिन ना गिवन हो. और सेकंड केस करेंगे हम इंक्लूडिंग स्पिन. दो केस होंगे एक्सक्लूडिंग स्पिन और दूसरा होगा इंक्लूडिंग स्पिन.
एक्सक्लूडिंग स्पिन के केस के अंदर हमें पता है कि जब इंस्टेड वी काउंट मैनी पार्टिकल ऑक्यूपाई ईच स्टेट, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे तो हमें पता होता है कि हाँ ए अगर यहाँ पे गया तो ए दोबारा आने सकता है, ए और बी यहाँ पे हो चुका है। बट इनडिस्टिंग्विशेबल के अंदर हमें पता ही नहीं होता कितने पार्टिकल गया, तो वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो निकालते हैं हम, वो हमारे पास होता है n प्लस जी माइनस वन, और नीचे होता है n प्लस जी माइनस वन, और सॉरी जी माइनस वन, ये होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा n प्लस जी माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड्स में g माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल। कब g हमारे पास क्या है यहाँ पे, डीजेनरेसी। इस केस के अंदर, इसके केस के अंदर हमें डीजेनरेसी कितनी दे रखी है, डबली, तो दो डीजेनरेसी के केस के अंदर दो हो जाएगा यहाँ पे, और इसके केस के अंदर में क्या दे रखा है, सिंगल डीजेनरेसी दे रखी है। यहाँ पे तीन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, तीन, यहाँ पे तीन आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, तीन, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल दो है। एक के केस के अंदर दो आ जाएगा, एक के केस के अंदर हमारी तीन आ जाएगी, दो डीजेनरेसी दे रखी है हमें यहाँ पे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के केस के अंदर, ग्राउंड स्टेट के केस के अंदर यहाँ पे पार्टिकल कितना है, तीन, प्लस डीजेनरेसी कितनी है, वन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये जाएगा वन माइनस वन थ्री फैक्टोरियल, प्लस एक्साइटेड स्टेट के अंदर टू प्लस टू माइनस वन फैक्टोरियल, टू माइनस वन फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल। ये तो हो जाएगा हमारा थ्री फैक्टोरियल डिवाइड्स में थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि वन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल होता है वन, प्लस यहां से थ्री फैक्टोरियल डिवाइड्स में, और ये जाएगा वन फैक्टोरियल, वन होता है, और ये टू फैक्टोरियल। ये तो आ जाएगा हमारे पास वन, और ये जाएगा थ्री। इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आएंगे, ओनली फोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे इन दिस केस। सॉरी, फोर नहीं, तीन ओनली, ये वाला केस नहीं आएगा, डिजेनरेसी वाला केस कंसीडर करेंगे सिर्फ हमें, नीचे वाली कोई डिजेनरेसी है ही नहीं, डिजेनरेसी जीरो देखिए उसकी। ओनली हमारे पास ये वाला केस जहाँ पे डिजेनरेसी है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने जाएंगे यहाँ पे, थ्री। ठीक है, अब तीन कौन कौन से होंगे, मान लो एक, दोनों यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, दो, दोनों यहाँ पे आ गए, तीन। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे स्टेट नहीं बनेगी। ये चीजें हमारे पास होगी यहाँ पे तीन। फिर मैंने बोला था आपको कि जब स्पिन इंक्लूड हो तो उसके अंदर एक तो डिजेनरेसी हमें दे रखी है यहाँ पे टू, ऑलरेडी डबल डिजेनरेसी है, प्लस में स्पिन के केस के अंदर हमारे पास जो डिजेनरेसी होती है स्पिन की वजह से भी आती है, जिसकी वैल्यू होती है टू एस प्लस वन। स्पिन अगर मान लो हाफ दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ये टू इंटू हाफ प्लस वन, ये आ जाएगा टू। टोटल जो डिजेनरेसी होगी वो हमारे पास हो जाती है यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर, तो एनर्जी हमारे पास टू दे रखी है, एंड जो स्पिन के लिए डिजेनरेसी थी वो क्या थी हमारे पास, टू। टोटल अब की बार क्या आ जाएगी यहाँ पे डिजेनरेसी फोर। सेम होगा हमारे पास जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, बस यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा हमारे पास, जी, जो क्या आएगा टोटल माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड्स में जी टोटल माइनस वन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। बस इतना सा चेंज होगा, बाकी का पूरा हमारा क्या होगा, ये सेम होगा। तो ये हमारे पास कब था, इनडिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल। एंड सेकंड थिंग इज यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं बोस-आइंस्टीन या बोस डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड केस इसी के अंदर आता है जब हमारे पास दे रखा हो उसने फर्मियोन्स। सो इन द केस ऑफ फर्मियोन्स उस वे में हम कैसे डील कर सकते हैं, पहला हमारा बोस हो गया, दूसरा हमारा मैक्सवेल हो गया, थर्ड हमारा जाएगा यहाँ पे फर्मियोन्स। तो फर्मियोन्स के केस के अंदर तो हमें सीधा से याद रखना है, स्पिन आती है यूजुअली हाफ स्पिन दे रखी होती है उसकी, और हाफ स्पिन के अंदर वहां पे जो डिजेनरेसी हमारी होगी वहां पे क्या होती है, टू। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो क्वांटम स्टेट होता है एन, तो बोसोन्स के, सॉरी फर्मियोन्स के केस के अंदर थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा, फर्मियोन्स। यहाँ पे तो फिक्स है, एक ही लाइन याद रखनी है, ओनली वन पार्टिकल, ओनली वन पार्टिकल एट ए सिंगल क्वांटम स्टेट।
ओनली वन पार्टिकल एट ए सिंगल क्वांटम स्टेट, मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल वहां पे हो ही नहीं सकते। किसकी वजह से? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होता है वहां पे। सो वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारा आ जाता है जी फैक्टोरियल डिवाइड्स में एन फैक्टोरियल जी माइनस एन फैक्टोरियल, ये चीजें जहां पे आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा नोट के रूप में, ये हमारा फर्मी। तो तीन केस, एक ही केस पूछा था उसने, हमने तीन केस यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। जो डिजेनरेसी होती है वो हो सकती है जी बराबर जो हमें गिवन हो, जिसका बोल सकते हैं हम एनर्जी की वजह से, N2 में सॉरी एनर्जी की वजह से हो सकती है, या फिर डिजेनरेसी होती है हमारी स्पिन की वजह से, या फिर डिजेनरेसी किसी भी अदर केसेस के अंदर, कोई भी अदर केस दे दिया उसके अंदर। तो जब हम बात करेंगे ना डिजेनरेसी की, तो वहां पे पहले केसेस देखेंगे कौन कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई है। मान लो कि सो ओनली स्टेट की दे रखी है, स्पिन हमारे पास नहीं है, तो उस केस के अंदर हमने सिर्फ ये वाला यूज करा था। जब हमने स्पिन को इंक्लूड करे तो हमने ये वाला भी करा। फिर मान लो इसके अलावा भी कोई स्पिन अगर इसने देता है तो फिर उस केस के अंदर हम किस तरीके से डील करते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। और अभी क्या दे रखा है कि ऑप्शन के अंदर जो गलत आंसर है ना वो भी इंक्लूड करता है, तो उस वे में हमारा गलत हो सकता है, फिर हमें पता भी नहीं चलता किस तरीके से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर था 37। तीनों स्टेप्स हमने देखी, जो भी इसके केसेस थे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली, वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था, जो मेन क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया था। बाकी बाद में जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे हमने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में था, ए सिस्टम comprises of n distinguishable atom, n is much greater than n, 1, each atom has two energy level omega and 3 omega. Let EQ denote the average energy per particle, average energy per particle. When the system is in thermal equilibrium, the upper limit of E equilibrium is, अपर लिमिट हमेशा याद रखना क्या होता है हमारा, अपर लिमिट का मतलब होता है t टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। और t टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट होता है तो बीटा क्या होता है, टेंड्स टू 0। मैंने बोला था जब भी ऐसा केस आए और एवरेज एनर्जी आए तो क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाए कि स्टैटिस्टिकल का है। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या पॉइंट बनता है वहां पे, पहले तो ये देखना है डिस्टिंग्विशेबल है अनडिस्टिंग्विशेबल, इसने बोल रखा है डिस्टिंग्विशेबल। सेकंड केस इसने क्या बोला है, एनर्जी दे रखी है इसने, दोनों एनर्जी E1 दे रखी है ओमेगा, E2 दे रखी है 3 ओमेगा। सो हमें क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन फॉर द वन पार्टिकल। अब इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन फॉर वन पार्टिकल क्या होगा, Z1 बराबर समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा EI। सो यहां से हो जाएगा हमारा 1 के लिए ओमेगा, सो e की पावर माइनस में बीटा ओमेगा प्लस e की पावर माइनस में 3 बीटा ओमेगा। ये हम कर सकते हैं। जो ट्विस्ट आता है वो मैन यहाँ पे आता है कि मान लो अगर हमें दे रखे पार्टिकल्स क्या, डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल, इन द केस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो नंबर ऑफ जेड एन के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये होता है हमारा 1 की पावर n। बट इन द केस ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इसके अंदर जब हम जेड एन के निकालेंगे ये होता है Z1 n फैक्टोरियल, यहाँ पे n तो होगा डिवाइड्स में n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा पार्टिकल लेना है कौन सा नहीं लेना है। किसके केस के अंदर, नॉन डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के अंदर दोनों के लिए सेम होगा। इसमें बस n फैक्टोरियल का फैक्टर एक अलग से आ जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर में बस ये फैक्टर हमारा देख लेंगे। इसको पहले हम डील करते हैं यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है जेड एन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ओमेगा
प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3 बीटा ओमेगा की पावर n। सो log zn क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा n ln एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3 बीटा ओमेगा। सो एवरेज एनर्जी क्या थी, माइनस में डेल अपॉन डेल बीटा ln z। सो माइनस इसका करेंगे तो n तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इसका क्या आएगा 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3 बीटा ओमेगा इनटू इसका क्या होगा, अगर बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3 बीटा ओमेगा। पूछा इसने, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल मतलब n बराबर ये हो जाएगा ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3 बीटा ओमेगा डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3 बीटा ओमेगा। लिमिट सेट करिए t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, बीटा टेंड्स टू 0। सो बीटा टेंड्स टू 0 अगर यहाँ पे हम रखेंगे, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 क्या होता है, टेंड्स टू 1। सो e डिवाइड्स में n बराबर यहां से हमारे पास आ जाएगा 1। सो ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा डिवाइड में 1 प्लस 1, सो 4 ओमेगा बाय 2। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा, करेक्ट आंसर इसका। सो आंसर इसका था 2 ओमेगा, करेक्ट था इसका। ये वाला आंसर था किससे, जब पार्टिकल हमें दे रखा है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। सो उस केस के अंदर किस तरीके से निकालना है, तो उस केस के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म जो n फैक्टोरियल था वो तो 0 हो जाएगी। हालांकि इसका जब हम log लेंगे इसका ln zn तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसका दो n ln z1 माइनस में ln n फैक्टोरियल। सो ln z1 तो आ गया, इसका जो करते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला लगता है n ln n माइनस n, ये क्या होता है स्टर्लिंग फॉर्मूला हमारे पास इसका यूज होता है। सो इसके अंदर कोई भी बीटा की टर्म नहीं है, तो ये इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये केस हमारा सेम बन रहा है। तो इस वाले के अंदर अनफॉर्चुनेटली इनडिस्टिंग्विशेबल हो या फिर डिस्टिंग्विशेबल, दोनों ही केस के अंदर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 ओमेगा। सो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप कर सकते हैं। एक थर्ड पॉइंट हमारे पास जो इस क्वेश्चन में बन सकता है वो ये बन सकता है कि इसने बोला है अपर लिमिट के अंदर, मान लो अगर ये बोलता लोअर लिमिट के अंदर क्या होगा। लोअर लिमिट दैट मीन t टेंड्स टू 0 पे, सो बीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। जानते हैं ना बीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में kbt। सो t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे बीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हमारे पास आंसर क्या है तुम्हारा ये वाला, सो e अपॉन में n इक्वल्स में ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3 बीटा ओमेगा डिवाइड में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3 बीटा ओमेगा। सो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम ये ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ऊपर और नीचे से। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 3 ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 बीटा ओमेगा, एंड यहां से आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ओमेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 बीटा ओमेगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड जब ये वाली कंडीशन होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, याद है ना। सो उस केस के अंदर ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, यहां से बचेगा सिर्फ ओमेगा, नीचे से बचेगा 1। तो इस केस के अंदर हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका ओमेगा। सो यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं। नॉर्मल अगर हमारे पास इंटीग्रेशन पूछे, ये सो नॉर्मल अगर एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल पूछे, सो तब तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा ये। जब पूछे ये एट अपर लिमिट्स के ऊपर मतलब इन लिमिट्स के ऊपर, तो आंसर हमारा क्या जाएगा ये। जब पूछे ये लोअर लिमिट के ऊपर, तो आंसर हमारा क्या जाएगा ये। सो 3 आंसर थे, तीनों केसेस हमने किए अच्छे से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये क्वेश्चन जितना मैंने देखा है, मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करवा भी रखा है, गेट वाले में किया था या फिर हमने जो दिसंबर में किया था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया इस क्वेश्चन को। मैंने तब भी बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन था फॉर एन आइडल बोस गैस द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय रो ई इक्वल्स में सी ई स्क्वायर वेयर सी इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, अज्यूम दैट द नंबर ऑफ बोसॉन्स इज नॉट कंजर्व्ड। अब जो ये दे रखा है ना, अज्यूम दैट द नंबर ऑफ बोसॉन्स इज नॉट कंजर्व्ड, बस यहीं पे पूरा खेल चेंज होता है यहाँ पे इसका। द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस विद टेम्परेचर T इज क्लोजेस्ट टू वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, सी भी हमसे यहाँ पे पूछा है। देखो इसने एक चीज बोली है, नंबर ऑफ बोसॉन्स इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व्ड, सो इसका मतलब सीधा सा होगा जो इसका केमिकल पोटेंशियल होगा, केमिकल पोटेंशियल म्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, इसकी 0 होगी बस, बाकी कुछ भी नहीं है इससे नया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना सा होता है। बोसॉन्स है मतलब बोस गैस है, तो उसके लिए हमें फंक्शन क्या देखा है यहाँ पे, एफ जो देता है, वो हमें देता है 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ई माइनस 1। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट ने दे रखी है रो ई बराबर सी ई स्क्वायर। सो आई थिंक मैंने आपको इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट ई जो है ये प्रोपोर्शनल हो ई की पावर एन के, सो जो एनर्जी आएगी हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होगी, जो टोटल एनर्जी आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी ई की पावर एन प्लस 2k, और जो स्पेसिफिक हीट होगी सी वी वो प्रोपोर्शनल होगी ई की पावर एन प्लस 1k। तो अगर यहाँ पे ई स्क्वायर है, सो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी हमारे पास, ई क्यूब हो जाएगी। सो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट अगर करना चाहो तो टी की पावर 3 भी कर सकते हैं, सॉरी टी है ना, ये भी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे पूरा हम यहाँ पे, अगर नहीं आता तो उस केस के अंदर यहाँ पे हमें निकालना है पहले एवरेज एनर्जी। सो एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं, या टोटल एनर्जी, सिंस टोटल एनर्जी ई निकालते हैं यहाँ पे, या एवरेज टोटल एवरेज एनर्जी निकलती है यहाँ पे, ये होते ई रो ई एफ ई डी रो, सॉरी ई रो ई एफ ई डी। ई हमें दे रखा है एज इट इज, रो क्या दे रखा था हमें सी ई स्क्वायर, एफ क्या दे रखा था 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में ई अपॉन में के बी टी माइनस 1 एंड डी ई। अब सोल्व करना है इसको, तो हम यहाँ पे मान लेंगे इसको लेट ई अपॉन में के बी टी बराबर एक्स, सो ई बराबर आ गया एक्स के बी टी, ये तो हो गया, एंड यहां से डी ई आ जाएगा के बी टी डी एक्स। सो एवरेज ऑफ ई क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स क्यूब के बी टी क्यूब टी क्यूब इंटू में या डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा इंटू में के बी टी डी एक्स। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, ओके। सो यहां से एवरेज एनर्जी ई, कांस्टेंट पार्ट देख लेते, जो एक्स के भी डिपेंड है तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो देख लेंगे सी के बी 4 टी 4, और अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस 1
dx। अभी मेरे को याद एग्जैक्टली आ नहीं रहा, ये एक हमारा फंक्शन होता है जिसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है, लाइक ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू, अगर यहाँ पे x की वैल्यू ओड है तो उसके अंदर जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा आता है पाई की टर्म्स में। अगर इसका जो x की जो पावर है वो अगर इवन पावर होती है तो वो हमारा रिजल्ट आता है एक कांस्टेंट, मतलब नंबर वे में आता है कोई भी कांस्टेंट, बट नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल्स। सो इसका एक डायरेक्ट होता है ये, एग्जैक्टली आई थिंक आई डोंट नो अबाउट दैट, स्टिल आई डोंट नो, अगले वीडियो में बता दूंगा इसका क्या नाम होता है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ इसकी ये होता है कि अगर यहाँ पे ओड नंबर ऑफ पावर है यहाँ पे x की, तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पाई की टर्म्स में आता है, बट इन द केस ऑफ इवन नंबर तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट आता है हमारे पास। सो उस वे में ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, और जो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है या टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी की पावर 4 पे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो रहा है ये, टी की पावर एन क्या था 2 2 + 2 4। स्पेसिफिक हीट निकालेंगे सीवी, ये आ जाएगी डेल ई बराबर डेल टी, ये और इसको क्या बोल सकते हैं यू बराबर होता है ये, तो ये हमारे पास हो जाएगी सीवी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 टी क्यूब, सो टी क्यूब। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो पूरा करना हो तो पूरा भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये 4 टर्म्स अगर 3 टर्म्स अगर आप याद रख सको डायरेक्ट तो ये भी याद रख सकते हैं, बाकी इसका पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। और हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है और हर तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला, है ना। बेसिकली यहाँ पे यही होता है स्टैटिस्टिकल के अंदर, या फिर ये वाला पार्ट तो हमारा किसमें होता है सॉलिड के अंदर, कि डेंसिटी ऑफ स्टेट निकलवा लेगा या तो या फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट से हमें क्या निकलवाता है, एवरेज एनर्जी निकलवा लेगा। फर्मी एनर्जी जब हम निकालते हैं तो फर्मी एनर्जी भी हमारे पास यहीं से आती है ना। सो फर्मी एनर्जी निकलवा लेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलवा लेगा, वो भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहीं से आते हैं। एवरेज एनर्जी जब निकलवाता है ना तो यहाँ से एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जब निकलवाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उसके इसके अंदर हमारे पास ई से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी पूरा पूरा सेम होगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से ई तक, एंड ई नहीं आएगा, बस वहां पे रो ई एफ ई एंड डी ई आएगा। सो सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस हमें स्टार्टिंग वाला पूछ चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था कि हमें जस्ट एक पार्टीशन फंक्शन चाहिए, कि जैसे हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला अब उससे हम एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, व्हाटएवर वी हैव टू, जो भी हमें चाहिए वो सारी चीजें हम वहां से निकाल सकते हैं। बट इनिशियली पूछ चाहिए तो वो चीजें हमारे पास ये वाली चीजें। सो कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर है ए स्पेशल कैविटी ऑफ वॉल्यूम V is filled with thermal radiations at temperature T. The cavity expands adiabatically to 8 times its initial volume if sigma is Stephen constant and c is the speed of light in a vacuum. What is the closest value of the work done in the process? देखो पहली चीज इसने क्या दे रखी है, एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखी है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको एक चीज याद रखना चाहिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट शुड बी 0। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq बराबर du प्लस डेल ओमेगा। सो ये 0 हो गया तो डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल w क्या हो जाएगा माइनस du। हमें निकालना क्या है, वर्क डन। अगर हमारे पास एनर्जी आ जाती है, ये क्या है हमारे पास टोटल एनर्जी, अगर हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है दोनों केसेस के अंदर, इनिशियल केस और फाइनल केस, तो हम इसको इजीली डील कर सकते हैं सिंस इस वाले केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट चाहिए। तो सिंस टोटल एनर्जी जो यू होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी डेंसिटी डॉट वॉल्यूम, जहां पे एनर्जी डेंसिटी U जो होता है वो उसका जो U होता है बेसिकली उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 सिग्मा बाय C एंड T4 एनर्जी डेंसिटी का। सो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4 सिग्मा T4 V डिवाइड्स में C, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों केस में देखेंगे इनिशियल केस और फाइनल केस। तो इनिशियल केस के अंदर हमें टेम्परेचर कितना दे रखा है T, और V इनिशियल दे रखा है हमें
v। t फाइनल हमें नहीं पता है, निकालना है। v फाइनल हमें पता है 8v। ओके, नाउ इन एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है टी वी की पावर 1/3 इक्वल्स में होता है कांस्टेंट। ये आपको देखना है, टी वी की पावर 1/3 इक्वल्स में हमारे पास कहते हैं कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम यहां से निकालते हैं इसका तो क्या आ जाएगा, टी इनिशियली वी इनिशियल की पावर 1/3 बराबर टी फाइनल वी फाइनल की वैल्यू 1/3। हमें निकालना है टी फाइनल, सो हो जाएगा टी इनिशियल क्या दे रखा है टी, वी इनिशियल क्या दे रखा है वी फाइनल 8v की पावर 1/3, तो हो जाएगा टी 1/8 की पावर 1/3। सो टी फाइनल आ जाएगा हमारे पास t/2। यहां से वर्क डन ओमेगा क्या आ जाएगा, u इनिशियली माइनस u फाइनल। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, बट इन द ड्यू टू दिस साइन माइनस साइन यहाँ पे क्या जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल। u इनिशियली केस के अंदर क्या जाएगा, ये वाला 4 सिग्मा t4 v डिवाइड्स में c माइनस 4 सिग्मा t क्या दे रखा है हमारे पास t/2 की पावर 4 v 8v डिवाइड्स में c। सो ये आ जाएगा 4 सिग्मा t4 v डिवाइड्स में c माइनस यहां से 2 की पावर 4 16 8 चौक 32, तो 32/16 2। सो 2 सिग्मा t4 v डिवाइड्स में c आ जाएगा 2 सिग्मा t4 v डिवाइड्स में c। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जब हमें ये वाली कंडीशंस दे रखी होती है और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर अगर अलग अलग कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या दे देगा, एडियाबैटिक हटा के, और ये जो केस है ना ये दे रखा है थर्मल रेडिएशन के अंदर। सो एडियाबैटिक प्रोसेस इन थर्मल रेडिएशन, ये भी ऐड करना है आपको। सो अलग अलग केस ये दे देगा कि एडियाबैटिक को हटा के आइसोथर्मल केस दे देगा, आइसोथर्मल हटा के थर्मल एब्जॉर्प्शन दे देगा, रेडिएशन हटा के एब्जॉर्प्शन वाला केस दे देगा, या फिर आइसोबारिक वाला केस दे देगा, आइसोकोरिक वाला केस दे देगा। अलग अलग केस देगा, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डील करते हैं इसको साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये हमारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और इजी तो नहीं था बट हाँ करने लायक क्वेश्चन था, आराम से आ सकता है अगर हमें ये पता है और ये पता है तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब अगर प्रैक्टिस करें तो आराम से हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 33। सो 10 क्वेश्चन करने के लिए हमें एक और क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में था इस सर्किट कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टर इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपोनेंट है, इसको सही कर लेना, was measured using a variable's voltage source and an ammeter A. The arrow in the figure indicates the positive direction of current. The IV characteristic of the component is best represents. So इसने हमें एक डायग्राम दे रखा था कि मान लो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे कोई करंट हमें सोर्स दे रखा था I0, यहाँ पे एक बैटरी है एंड यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो मेजर कर रहा है इसको, और यहाँ से क्या आ रहा है आई करंट V। इसने क्या बोला है कि I और V के अंदर हमें रिलेशन देखना, तो पहले यहाँ पे नॉर्मली देखते, देखो ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो अगर यहाँ पे हम लूप लगाएं, सो लूप के केस के अंदर V बराबर क्या आ जाएगा I प्लस I0, और यहाँ पे R। ओम के नियम से यही बनेगा इस सर्किट के लिए, हमारे पास टोटल जो वोल्टेज आएगी वो यही आएगी। अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, किसमें पूछा है ये I और V के अंदर, हमें नहीं देखना है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है क्योंकि इसने नहीं पूछा है एग्जैक्ट वैल्यू, इसने पूछा है जस्ट ग्राफ, तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। ग्राफ का सिंपल सा रूल होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल वाली कोई टर्म दे रखी हो तो हम इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट देखते हैं, या फिर जीरो, तीन को ही देखते हैं वहां पे, या फिर हम देखते हैं कि दोनों, जैसे कि x और y के टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे v और i है,
तो दोनों के एक बार जीरो करके देख लेंगे, जिसके बीच में भी, जैसे आई और वी के बीच में ग्राफ है, तो दोनों के एक एक बार जीरो करके देख लेते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या आ रही है। सो फर्स्ट केस हम देखते हैं कि व्हेन आई बराबर क्या हो, जीरो, सो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट आर। तो आई बराबर जीरो को, तो वी नोट क्या हो जाएगा, आई नोट आर। जब v बराबर जीरो हो, सो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई नोट, इसी से। सो जब v बराबर जीरो हो, सब ये क्या हो जाएगा, माइनस आई नोट। बस अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, इन दोनों के बीच में होंगी कहीं पे वैल्यूज। सो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अगर अच्छा यहाँ नहीं बना तो यहाँ कर देंगे बोला, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ऑप्शन से अगर मैच कर सकते हैं तो ऑप्शन से मैच करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन था हमारा, आराम से हो गया क्वेश्चन ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें था ए डीसी मोटर ऑपरेटिंग एट ए वोल्टेज V एंड ए करंट I इज यूज्ड टू लिफ्ट ए मास M टू ए हाइट H. The percentage uncertainty in the measurement of time t is 5% and that for the other parameter are 1% each. If the measurements are indicates independence and the error are random, the uncertainty in the estimation of the efficiency of the motor is closest to. So इसने हमें क्या क्या गिवन दे रखा है इसके अंदर, पहले वो देख लेते हैं हमें। एक तो इसने दे रखा है हमें हाइट टाइम के साथ, तो डेल टी अपॉन में टी ये दे रखा है 5%, बाकी डेल वी अपॉन में वी, डेल मास एम अपॉन में एम, या डेल आई अपॉन में आई, या डेल एच अपॉन में एच, इसका दे रखा है हमें 1%। पहले देखते हैं इनपुट पावर क्या होगी। देखो इनपुट पावर का कुछ नहीं होता है, इनपुट पावर के अंदर हमारा सिंपल सा होता है कि हमें एक करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो पावर इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगी, वी आई, सिंपल सा। आउटपुट पावर, कोई मशीन यहाँ पे है, यहाँ तक कितनी ऊंचाई, एच ऊंचाई तक लिफ्ट करने के लिए, और मास इसका कितना है, एम, कितनी पावर चाहिए, तो पावर यहाँ पे आने के बाद क्यों होगी, हम जानते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे कर दिया तो एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, ऑब्वियसली होगी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। और इसके केस के अंदर, हाइट के केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, mgh डिवाइड्स में t, वेयर g अवर कांस्टेंट। सो वैल्यूज हमारे पास नीटा जो था उसमें रखेंगे तो mgh अपॉन में t डिवाइड्स में vi से हो जाएगा mgh अपॉन में vi t। इसने बोला है रैंडम एरर, सो फॉर द केस ऑफ रैंडम एरर, सो यहां से आ जाएगा हमारे पास डेल नीटा अपॉन में नीटा बराबर डेल एम अपॉन में एम प्लस डेल जी अपॉन में जी जो कि जीरो हो जाएगा, प्लस डेल एच अपॉन में एच, प्लस डेल वी अपॉन में वी, प्लस डेल आई अपॉन में आई, एंड प्लस डेल टी अपॉन में टी। जब हम रैंडम एरर निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। मान लो यहाँ पे तो किसी के ऊपर भी पावर नहीं है, इन द केस ऑफ यहाँ पे अगर इसकी पावर होती 2 v की, सो बस कुछ नहीं होता, v यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाता, बस इसके आगे कांस्टेंट के रूप में मल्टीप्लाई होके इतना सा होता है ना, बट यहाँ पे नियत नहीं लगाएंगे। बाकी इस तरीके से हम रैंडम एरर निकालते हैं। अब इसने बोला है यहाँ पे कि एरर्स आर रैंडम, सो इन द केस ऑफ एरर्स आर रैंडम, सो ये तो जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है जी। एरर्स रैंडम है तो यहाँ पे हम जो डेल एन अपॉन में एन निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में सबका क्या होगा, स्क्वायर, तो एम डेल एम अपॉन में एम का स्क्वायर प्लस डेल एच अपॉन में एच का स्क्वायर, डेल वी अपॉन में वी का स्क्वायर, डेल आई अपॉन में आई का स्क्वायर, और प्लस डेल टी अपॉन में टी का स्क्वायर। एम क्या दे रखा है, देखो टी के अलावा सारा 1 ही दे रखा है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 नहीं 25 स्क्वायर है, इसे हो जाएगा 29 परसेंटेज स्क्वायर, है ना। सो नीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29
परसेंट, जो कि होता है 5.4 के समथिंग, लगभग 5.4। तो कभी भी रैंडम एरर का क्वेश्चन आए, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हमें जस्ट देखना है कि इनिशियली पावर तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वी आई, नॉर्मली ओम्स के नियम से देखते हैं। आउटपुट पावर हमारे पास होगी एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसी तरीके से जब इंटेंसिटी निकालेंगे हमें, अगर यहाँ पे बोल दिया इसने इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी हमारे पास आई, क्यों क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर एरिया है ना। सो आई हम निकालेंगे पावर पर एरिया। सो अगर एनर्जी के टर्म्स में हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा E अपॉन में टी ए। सो ये फॉर्मूला हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी आ गई, तो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट हम इक्वल मानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर के, तो पॉइंटिंग वेक्टर भी हम यहाँ से इसको कंसीडर कर सकते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बेसिकली हमें दे रखा है कि अलग अलग सर्किट दे रखी है और बोला है इसने कि आउटपुट पावर हमारे पास क्या है, 0 है। इसने क्या दिया है हमें कि मान लो ये 1 2 3, एक ये है 1 2 3, एक ये है 1 2 3, तीनों क्या है, नैंड गेट है। ये और इसने बोला y बराबर 0 मस्टली। हम मान लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, ये d e f g h i। तो ये क्या जाएगा, a b c मोड प्लस d e f बार प्लस g h i बार बराबर y, और इन सबका बार। सो y बराबर आ जाएगा हमारे पास a b c d e f g h i आउटपुट, और ये क्या होना चाहिए, 0। अब 0 कैसे होगा कि इन नो इनपुट्स के अंदर अगर किसी एक का भी मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा हमारा आउटपुट। सो इसने बोला है कि 2 ऑफ द इनपुट्स ऑफ एनी वन ऑफ द NAND गेट्स बीइंग एक्सीडेंटली sorted टू ईच अदर, जरूरत नहीं है। वन ऑफ द इनपुट ऑफ द NOR गेट बीइंग एक्सीडेंटली ग्राउंडेड, अगर नोट गेट का हम 0 लेंगे कोई भी इनपुट, सो नोट गेट के अंदर अगर हम इसको ग्राउंड, मान लो कि इसको हम 0 ले रहे, तो 0 लेते इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा ये तो, और फिर ये एक दूसरे में ऐड ऑन होके कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे। वन ऑफ द इनपुट ऑफ वन ऑफ द NAND गेट बीइंग एक्सीडेंटली ग्राउंडेड, तो NAND गेट का अगर इनमें से कोई भी हम ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड करते क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट वन इसका लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में था क्वेश्चन नंबर 45 में है द वैल्यू ऑफ द है ये THE, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक्स है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, और ये हमें दे रखा है I बराबर 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन में z माइनस 2 की पावर 2 क्लोज लूप है साइन के जेड डी जेड। क्वेश्चन पूछा है फिगर हमें दे रखा है 0, तो सॉरी ये हमें दे रखा है, तो पॉइंट हमारे पास पता ही है इसका, इस तरीके से यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, अरे थोड़ा ज्यादा पहुंच गए, यहां से यहां पहुंचेंगे, यहां से यहां और यहां से यहां। ये जो पॉइंट दे रखे +4 +4 -4 -4 0, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आपको बताता हूँ, ये तो n के लिए था, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन आए हमारे पास, एक चीज याद रखनी है कि अगर इंटीग्रेशन हमारे पास 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा और एफ जेड डिवाइड में जेड माइनस जेड नोट की पावर n, तो इसका जो रेजिड्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो इसका जो रेजिड्यू आएगा वो क्या आएगा, लिमिट ऑफ z टेंस टू जेड नोट, एंड यहां से जाएगा 1 अपॉन में n है ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल डी n माइनस 1 अपॉन में d
जेड एन माइनस वन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन और एफ जेड। इससे हम इसका क्या निकालेंगे, रेजिड्यू, और जो रेजिड्यू आएगा उसको जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 2 पाई आइटा से। यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिवाइड कर रखा है 2 पाई आइटा से, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो भी आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये 2 पाई आइटा से इसको डिवाइड नहीं किया गया होता तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते 2 पाई आइटा से। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास, अब इसके थ्रू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एन क्या दे रखा है 2 और जेड नोट हमारे पास क्या है 2। सो इसमें वैल्यू रखेंगे तो एट जेड बराबर 2 पे, और जेड बराबर 2 किसी अंदर का पॉइंट है यहाँ पे इसी के अंदर पॉइंट है। सो कर सकते इसको, ये हो जाएगा हमारा लिमिट जेड टेंस टू 2 1 अपॉन में 2 माइनस 1 डी अपॉन में डी जेड एन माइनस 2 माइनस 1 1 एंड जेड माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 साइन के जेड डिवाइड्स में जेड माइनस 2 की पावर 2। ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 2, इसकी वैल्यू 1, इसका ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। dz के रेस्पेक्ट में जब साइन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5 k cos k z, z यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 5 k cos 2 k। बस उस इंटीग्रेशन का आंसर जो रेजिड्यू हमारे पास होता है वो यही होता है 1 अपॉन में 2 पाई आइटा 5 अपॉन में जेड माइनस 2 की पावर स्क्वायर साइन के जेड डी जेड बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 के कोस 2 के। इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। सो ये इसका क्या था आंसर था, क्वेश्चन नंबर 45 इजी आंसर था, होने लायक आंसर था। इसमें तो कुछ था ही नहीं वैसे भी इतना ज्यादा, है ना। सो ये इसका आंसर था, आप इसको कर सकते हैं आराम से इजीली वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, और उसके बाद हमारा पार्ट बी जो हो जाएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट सी पे डिस्कस इसी तरीके से। ये जनरल फॉर्मूला था, इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 में है एन आइडल idle inductor L is connected in series to a 150 ohm resistor as shown in the circuit. When the circuit is driven by a battery B1, the voltage across the resistor as a function of time as measured by an oscilloscope is given in the plot. ठीक है, based on this observations the estimate value of L is closest to. So first of all हमें सर्किट क्या दे रखा है यहाँ पे एक इंडक्टर दे रखा है, यहाँ पे रेजिस्टर दे रखा है, ठीक है। B1 L R, मान लो इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है I, R और I के अंदर तो रिलेशन दे रखा है, बाकी रिलेशन हमें नहीं दे रखा है। सो इसके लिए जब हम नॉर्मली लूप लगाएंगे, सो लूप के केस के अंदर मान लो बैटरी की वोल्टेज क्या है V, सो V बराबर हमारे पास आ जाएगा यहां से L डी आई अपॉन डी टी होता है प्लस इसका क्या होता है आई आर, पता है। सो इसके अंदर हमें इसको इक्वेशन को सोल्व करना है, तो डी आई अपॉन में डी टी प्लस आर अपॉन एल आई बराबर वी अपॉन में एल। सो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, पहले आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर वो होता है एक्सपोनेंशियली ऑफ आर अपॉन में एल डी टी, सो जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ आर अपॉन में एल टी। देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर माइनस में आर अपॉन में एल टी बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर आर अपॉन में एल टी इंटू में क्यू जो यहाँ पे है वी अपॉन में एल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है डी वाई अपॉन में डी टी प्लस में पी टी बराबर क्यू। सो क्यू क्या आएगा ये और डी टी प्लस एक कॉन्स्टेंट हो जाता है सी। सो आई एक्सपोनेंशियल ऑफ आर अपॉन में एल टी बराबर, इसका जब करेंगे तो आ जाएगा एल अपॉन में आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आर अपॉन में एल टी इंटू में वी अपॉन में एल प्लस में सी।
सो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, सो वी अपॉन में आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आर अपॉन में एल टी प्लस सी। सो आई बराबर जो कि फंक्शन है टाइम का, ये हो जाएगा वी अपॉन में आर प्लस सी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आर अपॉन में एल टी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू एट टी बराबर 0, आई बराबर 0। सो सी बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1, सी बराबर क्या जाएगा माइनस वी अपॉन में आर। सो आई टी बराबर जो आएगा वो आएगा वी अपॉन में आर और अंदर जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर अपॉन में एल टी, या इसको हम लिख सकते हैं वी टी आर के लिए, ये आर उधर चला जाएगा तो वी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आर अपॉन में एल टी। देखो ये इक्वेशन में डायरेक्ट लिखवा सकता था आपको, बट वहां पे कुछ बेनिफिट होता नहीं है। आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, है ना। इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट ही याद करना है आपको। बस ये तो इसका प्रोसेस था कि इक्वेशन आती कैसे है, वो चीजें मेरे को बताना था आपको। अब हमें निकालना है यहाँ पे एल की वैल्यू। सो हम जानते हैं जो यहाँ पे ये होता है मेन टाइम, एल अपॉन में क्या होता है ये आर, ये क्या होता है हमारा मेन टाइम। मेन टाइम कितना होगा, मतलब कितनी वोल्टेज पे आएगा, तो क्या हम कर सकते हैं एट टी बराबर 100 पे वी टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस इक्वेशन से फाइनल वैल्यू जो वी की फाइनल होगी वो हो जाएगी वी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1, जिसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो 0.3 वी आता है हमारे पास, 0.3 वी। अब हम यहाँ पे एक केस लेके चल सकते हैं कि 0.3 ऑफ वी कब मेन टाइम पे टी बराबर टो पे। तो अगर हमारे पास टो की वैल्यू आ गई, मतलब अगर हमारे पास जैसे आर की वैल्यू था हमारे पास, अगर इस टो की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि इस टो की वैल्यू कितने पे होगी, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। अभी टो की वैल्यू कैसे आएगी कि जो वैल्यू हमारे पास वी है, वोल्टेज वी है, उसका 0.63 टाइम्स जितनी वोल्टेज होगी उस पे हमारे पास टी कितना दे रखा है। तो देखो इसमें एवरेज अगर हम लेके चले फाइनल वोल्टेज, तो फाइनल वोल्टेज ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें कितना देखा 25। सो 25 का 0.63% कितना होगा, सो वी टी कितना हो जाएगा हमारे पास 0.63 इंटू 25, क्योंकि लास्ट हमारे पास 25 है। सो ये हो जाएगा 25 3 75 5 7 25 के 150, 150 और 7 157, एक हो दो, तो ये लगभग आ गया 16 वोल्ट के। तो मतलब मीन टाइम कितना होगा हमारे पास जब हमारे पास वोल्टेज क्या दे रखी है 16 वोल्ट। सो 16 वोल्ट पे हमें ऑलमोस्ट दे रखा है 1 माइक्रो मिली सेकेंड। सो एट वी बराबर 16 वोल्ट, टो की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड, ग्राफ का ये मतलब था। अब हमारे पास टो की वैल्यू आ गई, आर की दे रखी है तो एल की हम निकाल सकते हैं। सो एल बराबर हो जाएगा हमारे पास आर इंटू टो, आर कितना 150 इंटू ये 1, सो एल बराबर हो जाएगा हमारे पास 150 मिली हेनरी। किस तरीके से आएगा, तो हमें जस्ट देखना था कि मीन टाइम कितना होता है 0.363 ऑफ ये। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। किस तरीके से सोल्व करोगे आप, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 की पावर होता है 2.74। सो यहां से अगर इसको देखते हैं हम तो 1 माइनस 1 अपॉन में 2.4, सो ये जाएगा 1.74 डिवाइड में 2.74। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका जाएगा 0.63 की समथिंग, तो इसका जो माना जाएगा वो कितना जाएगा 150 मिली हेनरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन किए, इसके में ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 33 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, उसको भी कर लेंगे कवर अप यहाँ से। और बाकी देखो क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है यहाँ से कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करवा सकता है, बाकी ये फॉर्मूला ड्राइव करवा सकते हैं, बाकी मेन टाइम में निकलवा सकता है। एल और आर का एल की वैल्यू दे दिया, आर की वैल्यू दे दिया, उससे आपको मेन टाइम निकलवा लेगा, टो की वैल्यू निकलवा लेगा, वॉट एवर वैल्यू यहाँ से कुछ भी निकलवा सकता है ना। तो अभी के लिए एल दे रखा है, मान लो यहाँ पे आपको वो दे देगा, क्या बोलते हैं कैपेसिटर दे देगा, कैपेसिटर के थ्रू आपको फिर वो पूरी इक्वेशन लिखनी है, देन आपको सोल्व करना है। सो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देगा, अलग अलग तरीके से हमें देखना है। तो जितना पॉसिबल हो सका हमने इस और जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो, और जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है बट पूछ सकता है, उसी एक क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन दोनों वेज के अंदर हमने जाके उसको सोल्व करा है ना।
तो जिस तरीके से क्वेश्चन था और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था, दोनों तरीके से सोल्व किया। बाकी आप कैसा लिया ये वाला तरीका कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी को हम और थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हो। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है हमारे लिए। बाकी हम सोच रहे हैं कि लाइक अगले पेपर में देखते हैं एक अलग एक्सपेरिमेंट, लाइक कि सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज, या फिर ऐसे कर लेंगे कि हाँ हमें लग रहा है कि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टॉपिक उठा के उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं, पेपर वाइज भी कर सकते हैं। तो जो भी हो आप कमेंट्स में बताना, उस तरीके से हम देख लेंगे। बाकी अभी के लिए पार्ट बी कंप्लीट है हमारा, पार्ट सी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टार्ट। और हाँ, आप खुद से भी कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियो में आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, अब ये सोल्व नहीं हुआ, इसका आप ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको। बाकी तब तक के लिए बढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास का, अपने लोगों का, सबका ख्याल रखिए, सबके लिए निस्वार्थ होके हेल्प करिए सबकी, क्योंकि ऑलवेज कर्मा इज ग्रेट। तो हेल्प सबकी करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, बी एजुकेटेड, अच्छे से समझदार इंसान की तरह बिहेव करना है। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।